सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के 8वें पेपर यानी कि शांति शिक्षा एवं सतत विकास के अंतर्गत आपके मोस्ट इंपोर्टेंट अगले उत्तरी क्वेश्चन की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने पार्ट 1 में कंप्लीट पढ़ा था। तो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। योग सूत्र के 8 अंग कौन कौन से हैं? तो योग सूत्र में बताए गए योग के 8 अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यहाँ पर ध्यान होगा, ठीक है। तो ये जो है आठों, इनको आप बिल्कुल याद कर लीजिए क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ठीक है। ये बार बार एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 52 है मीडिया के अंतर्गत कौन कौन से संचार माध्यमों को सम्मिलित किया गया है? तो मीडिया के अंतर्गत जैसे कि समाचार पत्र हुए, मनोरंजन, शिक्षा, इसके अलावा विभिन्न आंकड़ों अथवा विज्ञापनों का प्रसारण, जैसे कि आप देखो बहुत सारे साबुन, शैम्पू, तेल का प्रचार आता है हमारे टीवी में, तो ये सब भी विज्ञापन के अंतर्गत ही है। इसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन, फैक्स एवं इंटरनेट आदि संचार माध्यमों को मुख्यतः सम्मिलित किया जाता है। तो ये सब मीडिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये सब संचार के क्या है? माध्यम है जिनसे हम अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। विद्यालयी पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा क्यों आवश्यक है? तो पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा की आवश्यकता का कारण बालक में शांति से संबंधित अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों को उसके कार्य व्यवहार अथवा आचरण में लाना है। यानी कि शांति शिक्षा कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। शांति शिक्षा की शिक्षा हर एक विषय की क्लास में हमें बच्चों को देनी चाहिए, ठीक है। सत्य, अहिंसा यानी कि सभी के साथ मिलजुल कर रहना, सबका सहयोग करना, सबसे प्रेम पूर्वक बात करना, ठीक है। अहिंसा करना या हमेशा सच बोलना, हिंसा नहीं करना है या एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी है। ये सब चीजें हम बच्चों को शुरू से सिखाते हैं। ये सब शांति शिक्षा के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। तो हम कैसे, जिस समाज में हम रह रहे हैं, कैसे उसमें हम शांतिपूर्ण वातावरण में ढंग से रहें ताकि हमारे आसपास के लोग भी शांति से रह सकें। तो ये सब चीजें जो हैं कि यही सब चीजें जो है ये सिखाता है शांति शिक्षा। और शांति शिक्षा इसीलिए बहुत जरूरी है पाठ्यक्रम में होना, ताकि बच्चों को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार के जो गुण होते हैं वो अच्छे होते हैं, किस प्रकार का जो आचरण है वह हमें अपनाना चाहिए कि हमारे आसपास के लोग हमसे खुश रहें, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं ये बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, इसीलिए शांति शिक्षा बहुत जरूरी है बच्चों को पढ़ाना, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर वही चीज कही गई है कि बच्चे दूसरों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से या शांतिपूर्ण ढंग से रहना सीखें और शांति मूल्यों का पोषण करने में समर्थ हों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, आपके मतानुसार शांति के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो शांति के प्रमुख घटकों में सबसे पहले अहिंसा आता है। चाहे जीव हो, मनुष्य हो, जानवर हो, किसी पर भी हमें हिंसा नहीं करनी है। सभी के साथ हमें अहिंसा से ही पेश आना है। हमेशा सत्य आचरण यानी कि सच बोलना है। समानता का व्यवहार सभी के लिए, कोई अमीर है, गरीब है, तो ये भावना नहीं रखनी है, सभी के प्रति समान भावना रखनी है। सहनशीलता, अनुकंपा, दयालुता का गुण होना चाहिए, मित्रता का गुण होना चाहिए, उदारता, खुलापन, आपसी समझ एवं बातचीत, सभी से प्रेम एवं प्रेम पूर्वक व्यवहार, पूर्वाग्रहों से स्वतंत्रता, वैश्विक भाईचारे का दृष्टिकोण, ये सारी चीजें आती हैं शांति के घटक के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 55 है, अहिंसा मूलक समाज की विशेषता लिखिए। अहिंसा मूलक समाज की विशेषता उसके सदस्यों के व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन से प्रकट होती है। ऐसे समाज में अहिंसा, सत्याग्रह, संयमित आचरण, क्षमाशीलता, प्रेम एवं सहानुभूति, संतोष, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, हिंसा एवं उपद्रव का अभाव आदि का महत्व होता है। तो अहिंसा मूलक समाज का सिंपल सा मतलब यही है कि जहां पर लोग आपस में मिलजुल करके रहते हो, अगर किसी के बीच में कोई विवाद या कोई झगड़ा होता है तो उसका एक शांतिपूर्ण हल ढूंढा जाता है कि किस तरह से इस समस्या का शांतिपूर्ण तरीके से हल ढूंढा जाए, ठीक है। तो ये सभी चीजें आती हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 56 है, उन कारणों को बताइए जो किशोरावस्था में हिंसा के रूप में प्रकट होते हैं। तो किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास अधिकतम रूप से होते हैं। इसके फलस्वरूप किशोर में प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, काम संबंधी, जीवन दर्शन आदि की आवश्यकताएं प्रबल हो जाती हैं।
असंतोषजनक पारिवारिक संबंध, विद्यालयी कार्यों में पिछड़ापन, साथी संबंधों का अनुचित होना, संचार माध्यमों का अनुचित प्रभाव आदि किशोरों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में बाधक होते हैं। इससे किशोरों में हिंसात्मक व्यवहार दिखाई देता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरह से जो किशोर हैं, ऐसे बच्चे जो 12 से 18 वर्ष की अवस्था में होते हैं, वो किशोरावस्था में कहलाते हैं, और ऐसे बच्चों को हम, लड़कों को किशोर, लड़कियों को किशोरियां कहते हैं। ये सब चीजें हमने पढ़ी हैं फर्स्ट सेमेस्टर में ही। ठीक है। तो देखिए, जो बच्चे होते हैं वो हिंसक क्यों बन जाते हैं, उनमें क्यों दूसरों को मारना या दूसरों को चोट पहुंचाना उनके लिए आम बात हो जाती है। तो उसका रीजन यही है कि उन्होंने अपने घर में ही लड़ाई झगड़े देखे हैं, या अपने ही माता पिता के संबंधों को खराब होते देखा है। ठीक है। और वो स्कूल में अगर वो काम करके नहीं ले गए हैं तो टीचर के द्वारा उन्हें पनिश किया जाना, ये भी एक तरीके से, या उनके जो दोस्त हैं या आसपास जो स्कूल के बच्चे हैं उस बच्चे को सही से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से एक बच्चा हिंसक बन जाता है। और इसी वजह से ये जो अवस्था है, इसमें बच्चों का जो विकास है उसकी जिम्मेदारी टीचर्स की भी होती है, और पेरेंट्स की जिम्मेदारी तो होती ही है। ठीक है। किस तरह से बच्चे का ख्याल रखा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। तो क्वेश्चन नंबर 57 है, नैतिक शिक्षा की कोई एक परिभाषा बताइए। तो बालक का सामाजिक विकास करने वाली, व्यक्तित्व का संतुलित एवं सर्वांगीण विकास तथा उसका दृष्टिकोण उदार बनाने वाली शिक्षा को ही नैतिक शिक्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, जनसंचार का अर्थ बताइए। जनसंचार से तात्पर्य उन सभी साधनों के अध्ययन एवं विश्लेषण से है जो एक साथ बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ संचार संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं। जनसंचार माध्यम में संचार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना। क्वेश्चन नंबर 59 है, स्थिति प्रज्ञ क्या है। तो इसका अर्थ होता है दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति होने पर जो सर्वथा निष्प्रिय है, तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा स्थित बुद्धि कहा जाता है। अथवा जिस काल में पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिति प्रज्ञ कहलाता है। और आप देखिए, बहुत सारी लड़कियों का नाम प्रज्ञा होता है। ठीक है। तो ये जो है, आप देखिए कितना ज्यादा अपने आप में ऐसा शब्द है जिसमें ऐसे व्यक्ति को प्रज्ञ कहेंगे जिसके अंदर ना तो अगर बहुत ज्यादा दुख है तो उसको बहुत ज्यादा, उसके मन में बहुत ज्यादा उद्वेग नहीं उत्पन्न होगा। अगर बहुत ज्यादा खुशियां हैं तो भी वो मतलब कोई भी अवस्था हो, सुख की, दुख की, क्रोध हो, भय हो, राग हो, वो सभी में बिल्कुल समान रहेगा, एक तरह से स्थिर व्यक्ति रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं, अनुच्छेद 325 किससे संबंधित है। तो कोई भी व्यक्ति केवल धर्म, वर्ग, जाति, लिंग या इनमें से किसी भी आधार पर निर्वाचक नामावली में शामिल होने के लिए अयोग्य नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है, केंद्रीकरण विधि क्या है। तो केंद्रीकरण विधि से अभिप्राय है कि सत्ता शीर्ष या उसके आसपास एकत्र होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62 है, शांति के लिए शिक्षा की प्रमुख बाधाएं क्या हैं। तो आतंकवाद, जातिवाद, भाषावाद और धार्मिक संकीर्णता। क्वेश्चन नंबर 63 है, व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी किसे कहते हैं। व्यक्तित्व की एक परिभाषा लिखिए। तो व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के बाह्य अथवा आंतरिक गुणों की व्याख्या करता है। रैक्स के अनुसार व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य एवं अमान्य गुणों का संगठन है। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व के व्यवहार का समूचा सार ही उसका व्यक्तित्व होता है। 2020 और 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं, व्यक्तित्व की दो विशेषताएं लिखिए। अच्छा, इसके अलावा देखिए 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा एक प्रश्न और इस तरह भी आ सकता है कि व्यक्तित्व के 5 प्रमुख गुण कौन कौन से हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जितना भी इंपॉर्टेंट मैं कहूँ वो कम है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अनुभव के प्रति खुलापन, खुलापन याद रखिएगा, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमति जन्यता और स्नायु विकृति। ये जो हैं, ये किसी भी व्यक्ति के 5 प्रमुख गुण होते हैं, व्यक्ति की विशेषताएं होती हैं जो बार बार एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं, चैतन्यता से आप क्या समझते हैं। तो चैतन्यता व्यक्तित्व का प्रमुख गुण है, इसके आधार पर ही व्यक्ति अपने कार्य एवं व्यवहार को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, चित्त प्रवृत्ति की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। ठीक है। तो चित्त प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब उसका व्यवहार व्यक्ति का कैसा है। तो स्वभाव, व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित उसका स्वभाव होता है। अधिकांशतः यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा है,
उस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा नहीं है। चित्त प्रवृत्ति के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण समाज द्वारा किया जाता है। थॉमस एवं हर्बर्ट ब्रिज के द्वारा चित्त प्रवृत्ति संबंधी 9 विशेषताओं को बताया गया, जो कि इस प्रकार है: क्रियाकलाप, नियमितता, सांकेतिक क्रिया, अनुकूलन, प्रबलता, मनोदशा, ध्यान संबंधी योग्यता, ध्यान और संवेदनशीलता। तो ये 9 है टोटल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है, साइबर बुलिंग क्या है? ये आज के जमाने में इंटरनेट का प्रश्न है। देखिए 2021 और 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो ये आपके पेपर में भी पूछ सकता है। इसको आप जरूर अच्छे से समझ लीजिए कि ये है क्या। साइबर बुलिंग से आप क्या समझते हैं? तो साइबर बुलिंग का अर्थ है किसी बच्चे अथवा वयस्क को किसी अन्य बच्चे या वयस्क द्वारा इंटरनेट या मोबाइल का प्रयोग कर प्रताड़ित या मानसिक रूप से परेशान किया जाए। इसका बाल मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है तथा यह उन्हें नकारात्मक बना देता है। आजकल आपको पता होगा कि अलग अलग प्रकार से लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। साइबर बुलिंग में यही होता है और फिर उनसे पैसे मांगे जाते हैं। ठीक है। तो ये चीज ये बार बार एग्जाम में पूछता है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं, अष्टांग योग किसे कहते हैं? तो अष्टांग योग योग सूत्र में बताए गए योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इनमें से प्रथम 5 यानी कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार योग के बहिरंग या बाहरी साधन है, एवं अंतिम 3 धारणा, ध्यान, समाधि ये योग के अंतरंग या आंतरिक साधन माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं, अवांछित व्यवहार में सुधार हेतु शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली सकारात्मक रणनीतियां कौन सी हैं? तो कक्षा में छात्र का ध्यान पूर्वक निरीक्षण करें, उसके व्यवहार को देखें, उनका विश्लेषण करें और कारणों का पता लगाने की चेष्टा करें। ठीक है। यानी कि अगर बच्चे के व्यवहार में कोई अंतर है, जैसे कि आपकी कक्षा में कोई बच्चा लेट आ रहा है, तो लेट आने का कारण क्या है, वो बच्चा क्यों रोज कक्षा में लेट आ रहा है, तो इसको इसको आप ध्यान पूर्वक निरीक्षण करोगे। फिर आप देखोगे कि उसके घर में परिवार में क्या दिक्कत है, बच्चा खेत में काम करने जा रहा है या फिर बच्चा कहीं मजदूरी कर रहा है, आखिर में वो क्यों स्कूल लेट से आ रहा है। ठीक है। तो ये सब क्या है, यहाँ पर देखिए डांटना नहीं है, पहले बच्चे से प्यार से पूछना है, फिर उसके उस समस्या के कारण को जानने का प्रयास करना है। छात्रों को समझाएं कि वे कक्षा एवं विद्यालय के लिए महत्वपूर्ण है और उनमें वह क्षमता है कि वे सफल हो सकेंगे। कक्षा में बातचीत करने पर छात्रों को अलग अलग बैठाएं, फिर ध्यान दें। कक्षा में अवांछित व्यवहार को हतोत्साहित करें। छात्रों को यह भी बताएं कि आपकी उनसे क्या अपेक्षा है। कक्षा में उचित व्यवहार का पालन करने के लिए विचार विमर्श करें, इसके लिए समय दें। क्वेश्चन नंबर 70 है, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं? तो पहला है जातिवाद, दूसरा है प्रांतीयता, तीसरा है सांप्रदायिकता, चौथा है भाषावाद, पांचवा है राजनीतिक दल, छठवां है भारतीय नागरिकों में विविध धर्मों में विश्वास की कमी, सातवां है अनुपयुक्त शिक्षा की समस्या, आठवां है अच्छे नेतृत्व की समस्या, नौवां है आर्थिक असमानता की समस्या, कोई अमीर है कोई गरीब है, कोई बहुत गरीब है, निरक्षरता यानी कि बहुत ज्यादा लोग अभी भी हमारे देश में साक्षर नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। तो ये सभी क्या है, एक तरह से क्या है, राष्ट्रीय एकता में बाधक है। बार बार कोई कहेगा हम इस जाति के हैं, हम इस धर्म के हैं। ठीक है। तो ये राष्ट्रीय एकता में बाधक है। भाषावाद, जातिवाद, ये सब राजनीतिक दल भी कुछ होते हैं जो एक ही धर्म को या एक ही जाति को सपोर्ट करते हैं। तो इससे भी ये एक तरह से लोगों की एकता जो है वो अखंडित होती है। जो लोगों की एकता है वो खंडित होती है, या लोगों की जो एकता है वो एक तरीके से, राष्ट्रीय एकता जो है लोग के अंदर होना चाहिए कि पहले हमारे लिए देश है, वो बढ़ जाता है। लोग जातियों में धर्मों में बढ़ करके वोट देते हैं जब किसी भी प्रकार का कोई चुनाव होता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो सिंपल सा प्रधानी का चुनाव हो, लोग जाति और धर्म को देख करके वोट देते हैं। और ये अच्छी बात नहीं है हमारे देश की राष्ट्रीय एकता के लिए। ठीक है। क्योंकि देश है तभी हम है, तो ये चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे, वर्तमान समय में शांति शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? तो वर्तमान समय में शांति शिक्षा की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है: सामाजिक गुणों के विकास हेतु, नैतिक गुणों के विकास हेतु, तीसरा है आदर्शवादी मूल्यों के विकास हेतु, और चौथा है प्रकृति से प्रेम हेतु। क्वेश्चन नंबर 72 है, शांति शिक्षा का अर्थ बताइए या शांति शिक्षा क्या? ये जो क्वेश्चन है ये हर साल पूछता है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए इसका आंसर। तो शांति शिक्षा का नाम से ये स्पष्ट है कि समाज में शांतिमय वातावरण का सृजन करना ही शांति शिक्षा है। शांति शिक्षा ही कहलाती है समाज में शांतिमय वातावरण सृजन करना। शांति शिक्षा से प्रभावित व्यक्ति आदर्शवादी, सदाचारी और प्रकृति प्रेम वाला होता है। ठीक है।
बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए, सदाचारी जीवन जीता है, आदर्शवादी व्यक्ति होता है। ठीक है, तो ये शांति शिक्षा ही हमें सिखाती है, आदर्शवादी होना, सदाचारी होना, प्रकृति प्रेमी होना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। हिंसा का प्रभाव बताइए। तो मानसिक अशांति, धन की हानि, जीवन का विनाश, सामाजिक असंतुलन और विनाश का वातावरण। क्वेश्चन नंबर 74 है। हिंसा के कौन कौन से प्रकार है, नामांकित कीजिए, अथवा हिंसा कितने प्रकार की होती है। तो हिंसा निम्न प्रकार की होती है: मौखिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, ढांचागत और लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता। क्वेश्चन नंबर 75 है। हिंसा के मोर्चे क्या क्या हैं। तो जाति, लिंग, भेदभाव, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, विज्ञापन, निर्धनता, ये सब हिंसा के मोर्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है। तनाव की परिभाषा लिखिए। 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। तनाव व्यक्ति की वह मनोदशा है जिसमें व्यक्ति का व्यवहार असामान्य हो जाता है। तनाव की स्थिति में व्यक्ति सही गलत का सही ढंग से आकलन नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है। व्यक्तित्व के मुख्यतः कितने स्वरूप माने गए हैं। तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, यही 3 प्रकार बताए गए हैं व्यक्तित्व के। क्वेश्चन नंबर 78 है। क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है। तो 4 प्रकार का बताया गया है क्रेस्मर के द्वारा: पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और डिस्प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं। सेल्डन ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है। तो सेल्डन ने 3 भागों में बांटा गया। एंडोमार्फिक, सेल्डन ने कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में: एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक और एक्टोमार्फिक। क्वेश्चन नंबर 80 है। न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है। तो 2 भागों में: विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। आदत किसे कहते हैं। तो आदत एक अर्जित व्यवहार है। जैसे कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे किसी प्रकार की कोई आदत नहीं होती है, लेकिन आदत एक अर्जित व्यवहार, जब एक ही प्रकार का व्यवहार आप बार 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 करोगे, जैसे कोई ड्रिंक करने लगता है, कोई स्मोकिंग करने लगता है, तो वो शुरुआत तो पहली बार से ही करता है। जैसे किसी ने जिम जाना शुरू किया, अगर हम अच्छी आदत की बात करें तो जिम जाना शुरू किया 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर उसे अच्छा लगने लगा, फिर उसकी हैबिट हो गई, उस इंसान की उसकी आदत में शुमार हो गया कि मुझे जाना है जाना है। उसी प्रकार से जो खराब आदतें होती हैं वो भी एक तरह से अर्जित व्यवहार ही होती है हमारा, जिनको हम बार 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 करके, जिनको हमने अपने जीवन में, अपने व्यवहार में शामिल कर लिया है। तो आदत एक अर्जित व्यवहार है जो स्वतः होता है। प्रत्येक व्यक्ति में यह नैसर्गिक गुण पाया जाता है। जेम्स के अनुसार आदत दूसरा परिवर्तन है जो व्यवहार परिवर्तन से आता है। अधिगम की प्रक्रिया से यह परिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छे चरित्र के गुण बताइए। तो अच्छे चरित्र के गुण में आत्मानुशासन, दृढ़ निश्चय, विश्वसनीयता, कर्तव्य निष्ठा और विवेकशीलता होती है। क्वेश्चन नंबर 83 है। नैतिकता का अर्थ बताइए। तो नैतिकता को अंग्रेजी में मॉरलिटी कहते हैं। नैतिकता वह गुण है जिससे समाज के प्रत्येक व्यक्ति का हित होता है, क्योंकि यह समाज में व्यवस्था बनाए रखती है। क्वेश्चन नंबर 84 है। हिंसा किसे कहते हैं। हिंसा एक विनाशकारी प्रक्रिया है जो प्रत्येक स्तर पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ती है। भारतीय दर्शन के अनुसार मन, वचन और कर्म से जीव मात्र को कष्ट देना ही हिंसा है। क्वेश्चन नंबर 85 है। धारणा, ध्यान तथा समाधि पूर्ण रूप से कौन सी साधनाएं हैं। तो ये आध्यात्मिक साधनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है। बहिरंग योग क्या है, या बहिरंग योग कौन कौन से हैं। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम एवं प्रत्याहार, इन 5 को हम बहिरंग योग कहते हैं। और ये बार बार एग्जाम में पूछता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम एवं प्रत्याहार और धारणा, ध्यान, समाधि, ये अंतरंग के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है। गेट्स के अनुसार तनाव किसे कहते हैं। तो गेट्स के अनुसार तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने को प्रेरित करती है। क्वेश्चन नंबर 88 है। तनाव प्रबंधन क्या है। वह प्रबंधन जिसके द्वारा व्यक्ति को असामान्य मानसिक स्थिति से सामान्य मानसिक स्थिति में लाया जाता है, तनाव प्रबंधन कहलाता है। तनाव की स्थिति में यदि कोई बालक या व्यक्ति है तो उसे तनाव प्रबंधन के लिए खेल से जोड़ दिया जाए तो बालक का तनाव समाप्त हो जाएगा। खेल तनाव प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 89 है। स्व जागरूकता किसे कहते हैं। तो स्व जागरूकता वह गुण है जो जन्मजात न होकर वातावरण से अर्जित किया जाता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए स्व जागरूकता अत्यंत आवश्यक होती है। स्व जागरूकता के द्वारा ही बालक स्त्री पुरुष की आवाज में विभेद करता है। क्वेश्चन नंबर 90 है। सामाजिक बोध क्या है। सामाजिक बोध का संबंध बालकों के मस्तिष्क से होता है। यदि कोई बालक समाज के विभिन्न पहलुओं को समझकर समाज के लोगों को अपनी बातों तथा विचारों से प्रभावित करता है तो यह माना जाता है कि बालक में सामाजिक बोध प्रबल है। सामाजिक बोध के अंतर्गत बालकों में नेतृत्व की एकता, निर्णयन की योग्यता,
सार्थक अवलोकन एवं गत्यात्मक कुशलता आदि के गुण आ जाते हैं। जैसे कि जैसे कोई टॉपिक दे दिया गया बच्चों को आतंकवाद, ठीक है, अब उस पे कोई बच्चा कितने अच्छे तरीके से अपनी बात को रख रहा है, कैसे वो समाज के लोगों को कैसे सुरक्षित करना है, कैसे लोगों को सही जगह पर पहुंचाना है, कैसे अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, ये सब चीजें कौन सा बच्चा कितने अच्छी तरीके से बता ले जा रहा है। तो ये सब चीजें हैं सामाजिक बोध के अंतर्गत। कोई समस्या आ रही कैसे हम उसको सुलझा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है, चरित्र किसे कहते हैं। तो चरित्र व्यक्ति का वह मानसिक गुण है जो उसके सामाजिक व्यवहार को निर्धारित करता है। चरित्र व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रमुख गुण है। बी एन झा के अनुसार चरित्र व्यक्ति का वह मानसिक तत्व है जो उसके सामाजिक व्यवहार को निर्धारित करता है। यह एक मानसिक संरचना है जो उसकी सभी क्रियाओं के मूल में विद्यमान रहती है। क्वेश्चन नंबर 92 है, तनाव कम करने के किन्हीं दो अप्रत्यक्ष विधियों का उल्लेख करिए। तो पहला है मूवमेंट और दूसरा है श्वसन क्रिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 है, मानवाधिकार शिक्षा के कोई दो उद्देश्य लिखिए। तो पहला है विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करना, 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। और दूसरा है समानता की भावना जगाना। तो समानता, विश्व बंधुत्व, एकता, ये सब चीजें आती हैं मानवाधिकार के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 94 है, प्रभावी शांति निर्माता बनाने हेतु विद्यार्थियों में कौन से व्यक्तिगत कौशल विकसित किए जाने चाहिए। तो प्रभावी शांति निर्माता बनाने हेतु विद्यार्थियों में खुलापन, बहिर्मुखता, कर्तव्यनिष्ठा, सहमतता आदि व्यक्तिगत कौशल विकसित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 95 है, एसडीजी का पूरा नाम बताइए। तो संधारणीय विकास शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 96 है, शांति से क्या अभिप्राय है। तो मानव शांति की समस्या अनादिकाल से चली आ रही है। शांति के अंतर्गत वह स्थायी भावना जिससे प्रेरित होकर एक व्यक्ति, समूह, समाज या देश दूसरों द्वारा अनुसरित विचारों के प्रति सहिष्णुता और भाईचारे के भाव का निरंतर प्रवाह करता। क्वेश्चन नंबर 97 है, भारतीय जीवन मूल्य पर प्रकाश डालिए। तो भगवत गीता में व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए 26 सद्गुण बताए गए हैं। निम्न है आशय, सत्व, संशुद्धि, दान, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, सभी प्राणियों पर दया, क्षमा, अहंकार, शून्यता, घृणा से दूर रहना आदि। क्वेश्चन नंबर 98 है, सर्वोदयी कार्यक्रम पर टिप्पणी लिखिए। तो सर्वोदयी समाज में सभी सुखी होते हैं। सर्वोदय का रास्ता प्रेम है और प्रेम के द्वारा ही शांति स्थापित हो सकती है। व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं क्या हैं। तो हम सभी को पता है कि जन्म से पूर्व की अवस्था, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 100 है, अंतरंग योग क्या है अथवा अंतरंग योग किसे कहते हैं। तो धारणा, ध्यान और समाधि को हम अंतरंग योग कहते हैं। इसके अलावा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार को हम क्या कहते हैं, बहिरंग योग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, अष्टांग योग क्या है। तो अष्टांग योग अभी आप लोगों ने देखा भी है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग है। यम अष्टांग योग का पहला चरण होता है, यम, ठीक है। तो यम क्या है, अष्टांग योग में पहला चरण है और यम का अर्थ है नैतिक शिष्टाचार, चित्त को स्थिर रखने का प्रमुख मार्ग यम है। क्वेश्चन नंबर 102 पे आते हैं, यम योग कितने प्रकार का होता है। तो ये 5 प्रकार का होता है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। क्वेश्चन नंबर 103 है, समाधि किसे कहते हैं। तो समाधि अष्टांग योग का अंतिम चरण है, यह ध्यानाभ्यास करते समय की अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 104 पे आते, चरित्र का निर्माण करने वाली किन्हीं दो कारकों का उल्लेख कीजिए। तो चरित्र का निर्माण करने वाले दो कारक हैं, जीवन शक्ति और संवेदनशीलता। तो दोस्तों इस तरह से आपके जो शांति शिक्षा के बहुविकल्पी और अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हैं, आपके पवन सीरीज के सारे प्रश्नों को पहले ही मैं करवा चुकी हूँ। यहाँ पर आपके राजन सीरीज के जो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न थे इनको मैंने करा दिया। अब इसके बाद जो बहुविकल्पी प्रश्न बचे हुए उनको भी मैं कराऊंगी। और फर्स्ट पेपर के सारे विषय के बहुविकल्पी अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों को मैं पढ़ा चुकी हूँ, दोनों ही सीरीज के। तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। और अगर आप 4th सेमेस्टर के 8 के 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहते हैं, जो मैंने खुद लिख के बनाए हैं, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे विषयों राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप में। ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी। ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। और ऐप से आप सारे विषयों की क्लासेस ले सकते हैं और बिना किसी ऐड, बिना किसी प्रचार के आपको सारे के सारे विषयों के नोट्स मिल जाएंगे, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट और सारे विषयों के
पिछले 5 से 7 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे, पिछले 7 सालों के तो मिल ही जाएंगे। तो ये सब आपको मिलते हैं हमारे ऐप में। ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। कोई भी प्रॉब्लम हो, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके, मैसेज करके, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप अपनी समस्या को पूछ सकते हैं और कोई भी दिक्कत हो हमसे बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। जय हिंद दोस्तों।